नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम फिर एक ऐसे सियासी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भोपाल का असल में मामला है और इसमें खास बात यह कि बीजेपी की तरफ से जहां नए प्रत्याशी खड़े किए गए वहां स्थानीय नेताओं ने विरोध किया, लेकिन भोपाल की तासीर कुछ ऐसी है कि यहाँ विरोध जिस अंदाज में किया गया उसमें जो फायर ब्रांड लीडर थी या हैं अभी हम कह सकते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन उनके फॉर्म भरने के साथ जो सिटिंग एमपी हैं, वर्तमान के जो सांसद हैं आलोक संजर का फॉर्म भी पार्टी ने भरवा दिया है। और जब उनसे पूछा गया आलोक संजर से तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के निर्देश पर यह काम किया है। इससे बीजेपी के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता, वो भंवर में फंस गया, भ्रम में है कि आखिर बदलाव की बात प्रज्ञा भारती की हो रही थी। ऐसे में आलोक संजर का फॉर्म दोबारा भरा जाना ये क्या अर्थ बताता है, इसके मायने क्या है? हालांकि अंदर खाने की बात यह कि ये जरूर कहा गया है कि पार्टी में आलोक संजर का फॉर्म भरा गया, लेकिन उम्मीदवार तो प्रज्ञा सिंह ही रहेंगी। लेकिन ये सच में हो पाता कि नहीं, क्योंकि भोपाल का कुछ मामला अलग है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ तीन विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री राजेश चतुर्वेदी जी, श्री योगीराज योगेश जी और श्री शशि केशवानी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सियासत में सहजता भी होती है, अगर सहजता ना हो तो लोग सियासत नहीं कर पाए, और उसमें साजिश भी होती है, कुटिलता भी होती है। ऐसा मानते हैं कि जो जितना राजनीति में सहज होता है वो उतना ही साजिश करने में माहिर होता है। तो यहाँ पर जो सीन चल रहा है भोपाल में, कह सकते हैं कि 2 दिन पुरानी जो खबर थी कि मध्य प्रदेश भाजपा ने पार्टी हाईकमान को कहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यहाँ से उम्मीदवार न बनाया जाए, लेकिन जो खबर मिली वो ये थी कि पार्टी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस कर दिया है तो आपको इनको ही जिताना है और लड़ाना है। लेकिन इसके 2 दिन बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर फॉर्म भरती हैं और उसके साथ ही डमी फॉर्म भरते हैं आलोक संजर। आलोक संजर के बारे में कुछ बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल लीडर हैं। रात को 1 बजे 2 बजे भी वो कई बार तो हवलदार से भी साहब करके बात करते हैं और फाइन होने पर वो कहते हैं कि 500 रुपये देता हूँ मैं। ऐसे सिटिंग एमपी का डमी फॉर्म भरना क्या मायने रखता है? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फॉर्म निरस्त होता है तो फिर आलोक संजर दोबारा भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या इसमें सियासत है या ये सहजता है? आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये डमी कैंडिडेट वाली जो परंपरा है ये तो बहुत भारत की जो लोग नहीं, बेशक हम वो तो सभी जगह होता है, लेकिन सिटिंग एमपी को डमी फॉर्म भराया गया है और वो भी इन परिस्थितियों में जब वर्तमान में जो फॉर्म भराया गया उनका विरोध हो रहा है, उनसे पार्टी असहज है और आलोक संजर की अपने आप में लोकप्रियता जो है वो अंडर करंट की तरह है, इसलिए इस पर सवाल हो रहे हैं। नहीं, इसीलिए जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि भाई वर्कर में, पार्टी के कार्डर में एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, तो वो इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं या आपने जो बताया है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि ये डमी कैंडिडेट की परंपरा प्राचीन है, लेकिन चूंकि सिटिंग एमपी को ही डमी कैंडिडेट के रूप में फॉर्म दाखिल करवा दिया गया है और बीच में जैसा हम सब लोगों को मालूम है कि ये एक चर्चा भी चली थी कि शायद आलोक संजर ही रिपीट हो सकते हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई उनका वो काफ़ी पिछड़ गई है बीजेपी उसमें जो उम्मीदवार का फैसला करने में, और कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह ने काफ़ी बढ़त बना ली है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए एक तो ये संदेह हो गया जो आप व्यक्त कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अव्वल तो बीजेपी इतना आत्मघाती कदम उठाएगी नहीं, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को जो पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाया है। उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। माने आप देखिए कि जब वो शहीद करकरे के मामले में उनका जो बयान आया था, जो विवाद का कारण बना, जिसको उन्होंने वापस ले लिया और माफ़ी भी मांगी, उससे पार्टी ने तो अपने को अलग कर लिया। माने बीजेपी ने एज अ पार्टी अपने को उस बयान से अलग करते हुए ये कहा कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और करकरे जी का भी सम्मान करते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि उसके बाद
पार्टी अलग करती है। विरोधाभास देखिए कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में उनका समर्थन करते हैं और अमित शाह जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भाई उनको गलत केस में फंसा दिया गया वगैरह वगैरह। तो माने ये दर्शाता है कि बीजेपी उनको एक रणनीति के तहत मैदान में लेके आई है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी जो है विड्रॉ करेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक जो तकनीकी पक्ष है वो ये है, जिस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में जो पीड़ित पक्ष है एक, वो कोर्ट में गया है। जो एनआईए की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, उसमें वो गया है और उसने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। हालांकि एनआईए ने उसमें ये कहा है कि भाई उसमें कोई कॉल लिया नहीं है। उसने कहा है कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है और ये हमारा काम नहीं है ये देखना कि वो देखें। तो अब उसमें अगर फैसला होता है या कुछ एडवर्स चीज़ें आती है तो ये जाहिर है कि पार्टी जो एक प्लान बी है उसको तो तैयार करके रखेगी ही ना। बिल्कुल। लेकिन राजेश जी, अगर कोई फैसला आता है और प्रज्ञा भारती की गिरफ्तारी होती है तो हमने देखा कई बार लोगों ने जेल के भीतर से भी इलेक्शन लड़ा और वो जीते। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि जो उनको खड़ा किया गया उसके पीछे सोची समझी रणनीति है। पार्टी के अंदर खाने से ये बात भी निकल कर आ रही है कि उनका नाम प्रचारित करने से, फॉर्म भरने से जो रणनीतिक मकसद था वो पूरा हो गया है। जो मैसेज जाना था, जिस बात पर डिबेट होनी थी कि सैफ्रॉन टेररिज्म कांग्रेस ने कहा, भगवा आतंकवाद कांग्रेस ने कहा, ये मकसद पूरा हो गया। अब अगर प्रज्ञा ठाकुर का नाम माने रिजेक्ट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको जो पाना था हमने उसमें हासिल कर लिया। मैं लौटूंगा इस बात पर कि हासिल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा था कि राजनीति में सहजता भी होती है, साजिश भी होती है और कुटिलता भी होती है। जो जितना सहज है राजनीति में वो उतना कुटिल भी होता है, क्योंकि सहजता ही उसको कुटिलता तक ले जाती है। ये हालांकि हम दार्शनिक के अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में ये योगीराज जी देखने में आता है कि जो जितना सहज दिखता लीडर, क्योंकि वहां बहुत ही क्रूरतम फैसले कई बार करने पड़ते हैं और वो सहज व्यक्ति या सरल व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको लगता है कि जो प्रज्ञा सिंह का मामला है, आलोक संजर की जो डमी के रूप में दावेदारी है, उससे पार्टी के भीतर जो भ्रम है वो गहराया है, या जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है? आपकी राय? नहीं, निसंदेह भ्रम तो गहरा है राघवन जी। आप ये देखोगे आज से लोग चर्चा भी करने लगे हैं कि आखिर क्यों। ये बात सही है कि डमी कैंडिडेट की परंपरा पुरानी रही और भरते भी रहे हैं, और कई जगह तो ये भी होता है कि डेलिबरेटली कोई प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है। जैसे किसी समाज के ज़्यादा वोट है तो उस समाज के आदमी को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा अक्सर तब होता है जब वेल नोन कैंडिडेट नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ये सिटिंग एमपी को आपने डमी के रूप में भराया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि आप ये देखोगे नहीं। और इसके 2 दिन पहले प्रदेश इकाई ने कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर को आप बदल दीजिए क्योंकि इनको चुनाव लड़ने में उनको दिक्कत जा रही है। हालांकि इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं, लेकिन जो खबरें आई वो ये थी कि फिर हाईकमान ने कहा कि ये नाम चूंकि नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, इस चीज पर कोई बात नहीं होगी। नहीं, एक ये भी मान लो। दूसरा भी आपने देखा होगा कि आयोग में वो केस दर्ज भी हो गया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई जी। वो जो बाबरी मस्जिद संबंधित जो उन्होंने बयान दिया था जी, उसको लेके एफआईआर भी उन पर दर्ज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगी ना आ जाए या किसी कानूनी पछड़े में ना फंस जाए। दूसरा, पार्टी को ये भी लग रहा है कि लगातार उन्हें हिदायत देने के बावजूद भी उनके कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो बंद नहीं हो रहा है, जबकि उनको साफ कह दिया गया है कि आप इन बयानबाजी से बचें, ऐसे बयान देने से दूर रहें। लेकिन इसके बावजूद लगातार एक के बाद एक उनके बयान चले आ रहे हैं। तो शायद ये भी लगता है पार्टी को कि हो सकता है एक आध और उन्होंने कह दिया और कहीं चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन ले लिया या कोर्ट ने कुछ कड़ा एक्शन ले लिया, या एफआईआर दर्ज होने के बाद चूंकि मामला गंभीर हो जाता है, आयोग इस मामले में संज्ञान ले सकता है। तो ऐसा पार्टी को कहीं लगा होगा कि यदि इनके खिलाफ केस दर्ज होता है और यदि आयोग ही मना कर देता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट के रूप में आलोक संजर को खड़ा किया। एक डिफेंसिव मोड पर है पार्टी ने कहा कि हमारा बी प्लान तो रखना पड़ेगा हमको। केसवानी जी, जो स्थितियां हैं वो सबको पता है, लेकिन क्या बीजेपी ने आलोक संजर का फॉर्म भर के ये मैसेज भी दिया इनडायरेक्टली कि उसके पास बी प्लान है और वो बी प्लान को ही आखिरी में जाके अपना मुख्य प्लान बनाएगी? ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल, क्योंकि परिस्थितियां 2-3 दिन में बहुत बदली हैं। पार्टी के अंदर भी थोड़ा सा असंतोष फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। बल्कि आज भी जैसे फॉर्म जमा करने गई तो पार्टी के लोकल कई लीडर उसमें थे ही नहीं। वो एक नाराज़गी तो है। आलोक संजर चाहे उनके साथ हों, कुछ भी हों, किसी को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, तकलीफ तो होती है। आप देखेंगे 2-3 दिन से फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे
एक मुहिम सी चली हुई है आलोक संजर के लिए। आलोक संजर का एक स्वभाव सरल स्वभाव का है, आम आदमी से मिलता जुलता है। प्रज्ञा एक भोपाल के लिए नई चीज़ है। उनको भोपाल के बारे में कई लोगों ने उस पर यह भी कहा है कि उनको स्टेशन छोड़ दिया जाए तो वो भाजपा कार्यालय नहीं पहुंच सकती। तो ऐसे आदमी को एक बार एक्सेप्ट करने में आम जनता को भी दिक्कत होती है और पार्टी को वो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, पहले शायद नज़र नहीं आ रही थी। बचाव कितना भी कर लें, दिक्कत एक नहीं है, दिक्कतें कई हैं साथ में। FIR हो गई है उनके ऊपर, आयोग में केस हो गया है, उनके ऊपर दर्ज हो गया है, उस पर कार्रवाई की बात भी चल रही है। दूसरे लोग, और सबसे बड़ी बात जो है, पार्टी के अंदर के लोग ही कई नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पार्टी को इस बात का भी एहसास हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन राजेश जी, हमने कहा कि सियासत में सब कुछ चलता है। अगर हम बात करें तो क्या इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कोई भूमिका लगती है आपको? क्योंकि भाजपा ने उनको मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव का अभी अभी मुखिया बनाया है। अभी से मतलब हफ्ते भर पुरानी बात है। उनकी राय थी कि प्रज्ञा सिंह की जगह कोई और आना चाहिए। बताते हैं कि इंदौर में भी उनकी राय चली और वहां शंकर ललानी को टिकट दिया गया। भोपाल में आलोक संजर के पक्ष में शिवराज सिंह की राय है। क्या आगे पीछे अगर आलोक संजर को टिकट मिलता है, किसी भी घटना दुर्घटना की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, कोई केस दर्ज हो जाए प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, तो क्या ये माना जाएगा कि शिवराज सिंह इस मामले में ज़्यादा चतुर खिलाड़ी निकले? उन्होंने अपने आदमियों को एक एक करके सब जगह सेट कर दिया। चाहे मंदसौर में सुधीर गुप्ता की बात हो, सागर में राज बहादुर सिंह की बात हो, भोपाल में अगर आलोक संजर की बात हो रही है या शंकर ललवानी को टिकट मिला है इंदौर से, तो ये सब क्या लगता है, ये पूरा माजरा क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है राघवेंद्र जी कि निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान चूंकि 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका एक ऑरा है भारतीय जनता पार्टी में, खासकर मध्य प्रदेश में। उनको साइडलाइन करके उस तरह के नतीजों की अपेक्षा नहीं की जा सकती, मतलब बीजेपी नहीं कर सकती। तो इसलिए उनको साथ लेके चलना तो बीजेपी के सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये जैसा आप बता रहे हैं वो दिखा भी है। लेकिन देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भोपाल का जहाँ तक संबंध है उम्मीदवार के बारे में, ये मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति की हो और फिर उसको जो है उसके बावजूद जो है उन्होंने किया। अगर आपत्ति करने के बाद भी अगर फैसला लिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में, तो मिलजुल के किसी रणनीति के तहत ही लिया गया होगा और उसमें पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के चीज़ें तय की गई होंगी कि भाई हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, इसमें ये चीज़ें हमको माने एडवांटेज देंगी और ये चीज़ों के जो खतरे हैं उसके वो खतरे भी उनको पहले से मालूम रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए कि अब हमने ये भी देखा हम लोगों ने कि जब उन्होंने करकरे जी के संबंध में जो बयान दिया, उसके बाद उनकी काउंसलिंग की गई, माने बीजेपी कैंडिडेट की काउंसलिंग करनी पड़ी। लेकिन राजेश जी, लीडरशिप को ये जो काउंसलिंग की बात है, ये अभी तो चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आएंगे जिसमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो काउंसलिंग भी उनकी की गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर से पार्टी हाईकमान, बीजेपी हाईकमान की निर्देश पे ही शिवराज सिंह चौहान को उन्हें बुलाना पड़ा और तमाम चीजें बतानी पड़ी। एक चीज और है राजेश जी, तो इसमें सामने जो उम्मीदवार है वो दिग्विजय सिंह है, बहुत ही अनुभवी है, तजुर्बेकार है, उनको मालूम है कि चीजों को कैसे कैसे लाभ लिया जाता है। जो करकरे के बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान था, उस बयान पे जिस ढंग का रिएक्शन दिग्विजय सिंह ने दिया, उन्होंने कहा कि शहीद अगर संघ को पसंद नहीं है तो वो आदमी, ऐसे लोग शैतान है। बीजेपी या संघ को लग रहा है कि अगर एक दो गलतियां और होती हैं प्रज्ञा सिंह से, तो फिर भाजपा को डिफेंसिव मोड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत चतुर खिलाड़ी है। नहीं, वो सही है, चतुर खिलाड़ी बहुत पहले से अनाउंस हो गया था और चतुर खिलाड़ी को ध्यान में रख के ही बीजेपी ने कैंडिडेट तय किया होगा। हाँ, लेकिन जो अगर वो फेल जो परफॉर्मेंस आ रही है, अगर उनके वो ठीक नहीं लगती। देखिए, आपने जो तमाम अलंकार अभी इस्तेमाल किए थे, विशेषण, वो शब्द के राजनीति में कुटिलता वगैरह वगैरह सब चीजें काम करती हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि भाई अगर पब्लिक को, मिल्लत को ये समझ में आ जाए कि पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल क्या उसकी चालें हैं, वो क्या सोच रहा है, और वो अगर समझ में आ रहा है लोगों को, तो फिर वो तो कोई रणनीति रही नहीं जी। तो देखिए, लेकिन हाँ ये जरूर है जो कि सबको दिखा कि शहीद करकरे के मामले में जो स्टेटमेंट आया है, उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप बैकफुट पे गई है। और उनके जो एक सिविल सोसाइटी है या जो
जो सभ्य समाज है उसमें उसको बयान को ठीक ढंग से नहीं लिया गया। माने इवन जो लोग बीजेपी से मोहब्बत करते हैं या लगाव रखते हैं उन सारे तमाम लोगों ने भी उस पे इस एतराज बयान जताया। को ठीक नहीं माना है। तो देखिए वो साध्वी प्रज्ञा सिंह बेसिकली तो संघ की कैंडिडेट मानी जा रही हैं कि भाई संघ का लेकिन उसमें एक बहुत राजेश बड़ा जी, चुनाव में बहुत वक्त नहीं है। अगर आप ऐसे आपकी स्लिप ऑफ टंग होगी, आपकी जुबान फिसलेगी तो फिर वक्त नहीं आपके तो पास। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर रोल बैक होगी बीजेपी आज इस मौके पे इस अवसर पर तो वो एक सेल्फ गोल की तरह होगा राघवेंद्र। हालांकि उसके लिए भी कहानी लिखी जाएगी। हाँ, तो कोई मुझे स्क्रिप्ट ऐसा तैयार लगता है इसमें कर ली गई होगी पहले से कि अगर ऐसा संभावनाएं होता कम है तो लगती है जी, कि इस तरह का कोई एडवर्स जो है चीजें होंगी। बेशक। और अगर हो भी तो टेक्निकल पक्ष ही इसमें हो सकता है कि भाई वो जो कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन लगाई गई है मालेगांव विस्फोट नहीं वाली। वो भी कोई वजह नहीं राजेश जी, उसमें बहुत से बहुत गिरफ्तारी के आदेश होंगे, लेकिन इलेक्शन तो आप फिर भी लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर उसमें जो वो जो लाइन लेके चल रही है भाई सरकार बीजेपी की है केंद्र में, लेकिन उसमें स्टेट तो महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार है। भाजपा का तो पक्ष जो भोपाल में स्ट्रांग हो जाएगा। अब उसमें ये भी है कि भाई उनकी जो सबसे पहले गिरफ्तारी भी जब हुई थी जब बीजेपी की रिजीम थी मध्य प्रदेश में, जी तो वो सारी चीजें हैं वो फिर पुख्ता होंगी। बिल्कुल। योगीराज जी, एक दूसरा पक्ष ये भी है कि भाजपा के जो संगठन के लोग हैं वो पहले जब यहाँ से दूसरे दीगर लोगों के नाम चले थे जो बाहरी लोग थे, तब स्थानीय इकाई बोलती थी कि उनको तो कम से कम जो प्रत्याशी खड़ा हो उसको मंडल अध्यक्ष के नाम तो पता हो, वो भोपाल के पार्षदों को तो जानता हो। जैसा शशि केशवानी ने कहा था कि अगर उनको स्टेशन से छोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी के दफ्तर नहीं पहुंच सकती। चलिए, बीजेपी के दफ्तर पहुंचना नहीं पहुंचना ये भी पार्टी या कोई लोग झेल सकते हैं, लेकिन जो मंडल अध्यक्ष है, जो काम करने वाले आपके हाथ पैर जिसे कहते हैं मंडल के होते हैं, पार्षद होते हैं, अगर उन्हीं को आप नहीं जानते हैं। और दूसरी बात जो खतरनाक निकल के आती है वो ये कि आज उनके साथ भीड़ बहुत कम थी। राजधानी के हिसाब से जो जुलूस जाना चाहिए था, जो मिल्लत जैसा शब्द इस्तेमाल किया है राजेश जी ने, वो चीज़ नहीं दिखी। कहीं ना कहीं ये बताती है कि कुछ प्रज्ञा भारती को लेकर थोड़ा सा भाजपा में ठंडापन है। जितनी वो फायर ब्रांड है, बीजेपी के लोग उनको लेकर उतनी ज़्यादा कूल हैं। क्या लगता है आपको? देखो राघवेंद्र जी, उनको लाया भी डेलिबरेटली गया, ऐसा तो ना तो उन्होंने कोई निवेदन किया था पार्टी से और ना उनका कोई ऐसा कुछ वो नाम चल रहा था, लेकिन आप लेके आए किसी रणनीति के तहत ही आप लेके नहीं, लेकिन क्या उनको लग रहा है कि गलत फैसला हो गया? अब मुझे रणनीति के तहत तो लाए थे। कई बार होता है कि रणनीति के तहत काम करना, लेकिन जो प्लेयर है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसका ऑर्डर भी तो बदलते ना अपन। नहीं, पिछले 2-1 दिन का घटनाक्रम आप देखा तो पूरी की पूरी पार्टी इसमें भ्रम में उलझी हुई, मतलब भ्रम का एक मायाजाल एक खड़ा हो गया है। और अब आपने आलोक शर्मा से डमी फॉर्म भरवा के उसको और आलोक संजर से सॉरी डमी फॉर्म भरवा के आपने उसको और भ्रम पुख्ता किया। मैंने पुख्ता कर दिया आपने। ये जो चीजें हैं ये आप खुद ही भ्रम को बढ़ा रहे हैं। मतलब क्या आप उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि हम अगर प्रज्ञा ठाकुर को हटाएंगे तो उसकी तैयारी करने लगे? क्योंकि अगर वो हटती है किसी भी तरह से, फॉर्म रिजेक्ट होता है, कोई केस का मसला आता है, तब उस स्थिति में आपने बहुत सेफ साइड गेम खेला है। बिल्कुल आप सही पे बात। काम आप कर तो रहे हैं। देखो अब ये तभी होगा जब या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए जी। तब भरेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि आप उनने लाके आप देखो दो तीन दिन में उन्होंने एडवांटेज भी लिया पार्टी ने। आप देखो पार्टी जो मैसेज देना चाहती थी भगवा आतंक का प्रज्ञा को लाके, वो मैसेज भी उन्होंने पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में सर्कुलेट कर दिया। तो उनका एक उद्देश्य जो था वो तो पूरा हो गया। लेकिन आप जिस तरीके से आलोक संजर को आपने फॉर्म भरवा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद उस कन्फ्यूजन को बढ़ा रहे हो आप। तो ये कार्यकर्ताओं में भी गलत मैसेज जा रहा है। और यदि आप रोल बैक करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा, जैसे कि राजीव जी ने कहा, वो वास्तव में वो सुसाइड नहीं, लेकिन ऐसा हम भी मानते हैं कि प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि बदल भी सकते हैं। ये जो बदल भी सकते हैं कि संकेत मिल रहा है, यही इसी से भ्रम हो रहा है। और बीजेपी की जो रणनीति है, कई बार हम बहुत होशियारी से काम करते हैं लेकिन उसके फायदे के बजाय नुकसान होता है। हालांकि ये खेल कैसा है। शशि केशवानी जी, आपने कहा कि वो स्टेशन से पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच सकती। हमारा उसमें एक चीज़ हमने और जोड़ रहा है कि वो हो सकता है कि भोपाल जिले के जो पदाधिकारी उनको भी ठीक से नहीं जानती होंगी। जिस पार्टी कार्यालय जिस इलाके में आता है उसके पार्षद को भी वो शायद नहीं जानती होंगी। ये सारे जो माइनस पॉइंट है, और इसके साथ साथ लोगों में स्थानीय जो कार्यकर्ताओं में उनको लेकर जोश नजर नहीं आ रहा है, जबकि संघ इसमें पूरी ताकत लगाए हुए। क्या ऐसा लगता है कि भाजपा ने गलत फैसला किया है? अलग बात है कि संगठन इतना मजबूत है कि उस फैसले को सही साबित कर देगा, लेकिन अभी तो मुश्किल दिखती है। क्या लगता है? सही साबित करना, गलत साबित करना, वो सब बहुत पीछे की चीज़ें हो गई राघवेंद्र जी। किसको जानती है, नहीं जानती है। अभी तो स्थिति ये हो गई है
कि पार्टी, मेरे को नहीं लगता, या प्रतिनिधि जो हैं प्रज्ञा जी को कुछ भोपाल के बारे में बोल पाई है, एक शब्द भी नहीं बोल पाई है, अपने बयानों पे और उनको विवादों को सुलझाने में ही लगी हुई हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की तरफ से भोपाल का विजन के बारे में आ गया है, क्या क्या काम करना है, कुछ करना है। भाजपा में अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। आप आज जिस तरीके से देखेंगे कि भगवा कपड़े पहने हुए सारे लोग बैठे थे, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो रहा था कि आम जनता, आम कार्यकर्ता जो भाजपा के हजारों लाखों में जुड़ जाते थे बिना कहे किसी की, बिना अपील पे, भारी लोगों को बुलाया गया था, उसके बावजूद लोग बहुत नाम मात्र लोग थे। तो वो चीज़ें दर्शाती हैं कि मतलब लोग, आम जो पब्लिक है वो इन चीज़ों से खुश नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से अब पुराने भोपाल में देखेंगे एक तनाव का माहौल सरीका बनता जा रहा है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कि बड़ा अजीब सी स्थिति लगती है। आप रात को कहीं होटलों में बाहर कहीं चर्चा में देखेंगे तो बड़ा एक तनाव सरीका महसूस होने लगता है, जो भोपाल में बहुत लंबे समय से इस तरह की बातें नहीं होती थी। वो सब चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी। बिल्कुल, ये जो भोपाल के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत खराब है। बिल्कुल पूछ लेते हैं, जो आपने एक शब्द उछाला है तनाव का माहौल, राजेश जी कुछ आप इसकी तरह कैफियत बता पाएंगे कि ये जो तनाव का माहौल, पुराने शहर की बात कर रहे हैं शशि कुमार केसवानी जी, वो खुद भी वहीं के बाशिंदे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी या चुनाव में अब क्या सांप्रदायिकता का रंग घुलेगा? क्योंकि ये इलेक्शन हम देख रहे हैं कि जिस ट्रैक पर जा रहा है वो कोई बहुत ही अच्छे शगुन वाला ट्रैक नहीं है, आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, राजनीतिक जो दल हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी तो कोशिश करती रही है। हम लोग देख रहे हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद से ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, कांग्रेस भी करती है जवाब में ध्रुवीकरण की कोशिश। लेकिन मतदाता आज की डेट में बहुत लोग समझदार हैं, वो वही काट की हांडी वाली बात है। ये सारी चीज़ें अब जो है, और जो नई पीढ़ी जो आई है उसके सामने जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, वो बहुत अलग किस्म के हैं। उनके जो है फोकस में ये सारी चीज़ें हैं नहीं है, ये आउटडेटेड चीज़ें हैं। तो वो कहीं किसी एक छोटे से सेक्टर में ये चीज़ें, सवाल उठते भी होंगे और तमाम बातें की जाती होंगी, लेकिन एक सामान्य तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से, इस नज़रिए से। चलिए, लेकिन एक बात यह है कि संगठन का जो रुख है, और एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ इसमें कि जैसे इन्होंने कहा था योगी भाई ने कि वो उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है। मुझे याद है कि जब दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी घोषित हुई उसके तत्काल बाद उन्होंने टेलीविजन मीडिया पे आके ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं मुझे पार्टी टिकट देगी लड़ूंगा। खैर, तो देखिए बीजेपी की स्थिति यह है कि बीजेपी एक तो नंबर एक बात यह है कि मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। पार्टी बीजेपी का जो कार्डर है, कार्यकर्ता है, नेता है, उनके अवचेतन में एक चीज ये बैठी हुई है कि हमको पिछली बार की तरह काम करे या ना करे, हमको नाम पर वोट मिल जाएंगे। जनता जो है वो वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। तो एक तो वो वहां ठंडे पड़ रहे हैं वो लोग, और दूसरा अगर कोई असाधारण कार्यकर्ता मतलब नहीं मिला है और साधारण कार्यकर्ता आ जाता है शिवराज जी ने कहा था कि अब साधारण कार्यकर्ता ही हरा देगा भोपाल में, तो वो तो नहीं मिल पाया उनको। नहीं, तो इसका मतलब है कि साध्वी प्रज्ञा साधारण ही है, नहीं लाना पड़ा, लेकिन भारत वो साधारण है। जी, चलिए देखते हैं कि ये साधारण कार्यकर्ता कितना वो साधारण है, कितना दम दिखाती है और मोदी के नाम पर कितने वोट मिलते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भोपाल से उम्मीदवार घोषित किया प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, उनके बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहे हैं। आलोक संजर का डमी फॉर्म भरना इस बात का कम से कम रास्ता दिखा रहा है कि अगर कुछ होता है आसमानी सुल्तानी तो आलोक संजर कैंडिडेट भोपाल के हो सकते हैं। लेकिन अभी तो मोदी का मामला है, भले ही कार्यकर्ता काम ना करें, ना देखें, संगठन को कोई जाने या ना पहचाने, लेकिन अभी भाजपा के भीतर भी मोदी का जादू सिर चढ़कर है। तो बाखबर के रंग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपको बताते कि 23 अप्रैल है, विश्व पुस्तक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। दरअसल यह पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। यूनेस्को ने यही तारीख तय की थी। इस तारीख के साथ खास बात यह है कि विलियम शेक्सपियर समेत कई महान लेखकों की पुण्यतिथि और पैदाइश की सालगिरह भी 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल 1916 को शेक्सपियर का जन्म हुआ था। स्पेन के विख्यात लेखक मिगेल डे सर्वांटिस का निधन भी इसी दिन हुआ था। यानी शेक्सपियर का जन्म
और सर्वांटिस का निधन, इससे 23 अप्रैल को मनाने का विचार स्पेन की एक परंपरा के जरिए आया। स्पेन में हर साल 23 अप्रैल को रोज डे मनाया जाता है। इस दिन लोग प्यार के इजहार के तौर पर एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं। 1926 में जब मिगेल डे सर्वांटिस का निधन हुआ तो उस साल स्पेन के लोगों ने महान लेखक की याद में फूल की जगह किताबें बांटी। स्पेन में यह परंपरा जारी रही, जिसे विश्व पुस्तक दिवस के मनाने के लिए एक आइडिया के रूप में देखा गया। दुनिया के अलग अलग देशों में इस दिन को अपने अपने हिसाब से मनाया जाता है। कहीं मुफ्त में किताबें बांटी जाती है, तो कहीं प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और कहीं कहीं तो किताबों का प्रकाशन भी होता है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो महान लेखकों और साहित्यकारों की याद दिलाता है, इसलिए पुस्तक दिवस के रूप में उसे लोग याद करते हैं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।